फटाफट से रिवीजन करेंगे। आज का टॉपिक है टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है? जो भी इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, जो भी अराइज होती है, उसको अपन आईएचपी में टैक्सेबल करते हैं। रेजिडेंशियल, अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक तो जिसमें लोग रहते हैं, एक जिसमें बिजनेस होता है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी अगर आपने कोई इनकम की है तो वो भी आपका आईएचपी अराइज हो जाएगा, और अदर देन रेजिडेंशियल जैसे कि फैक्ट्री और मॉल है तो इसके अंदर भी एक ट्रीटमेंट हो जाता है जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। फिर क्या चीज़ होती है? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि गैराज, गार्डन, और भी जैसे कि चीज़ें हो जाती है, जैसे टेरेस पे अपन ने छोटा सा गार्डन बना रखा है तो वो भी एक पार्ट बन जाता है बिल्डिंग का। कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर हाउस प्रॉपर्टी को खत्म करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। सेक्शन नंबर 22 आईएचपी का चार्जिंग सेक्शन हो जाता है। सेक्शन नंबर 22 ये क्या कहता है? प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, एसएससी इज द ओनर, ओनर इन प्रीवियस ईयर, यानी असेसमेंट ईयर में ओनर हो या नहीं हो फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनकम अराइज हुई यानी प्रीवियस ईयर में एसएससी जो था वो ओनर होना चाहिए। टैक्स जो देना है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जैसे 22 टू 27 तक ये चैप्टर चलेगा तो 24 में जो जो डिडक्शन आएंगी वो डिडक्शन देने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब कौन कौन सी चीज़ जिस पर एचपी नहीं लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। बिल्डिंग जो कि बिजनेस पर्पस के लिए दी हो उस पर पीजीबीपी लग जाएगा। रेंटिंग करी हो पूरे बिजनेस की, बिजनेस को जब रेंट आउट किया है तो उसके अंदर आपकी बिल्डिंग भी रेंट आउट हो जाती है, तो इसको बिल्डिंग को इस टाइम पे आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे, ये भी पीजीबीपी में चला जाएगा। और पेइंग गेस्ट जो कि खुद एक बिजनेस है पीजी, तो उसको पीजीबीपी में ले जाएंगे। अब आरओआर की कोई प्रॉपर्टी है एनीवेयर इन वर्ल्ड, कहीं पे भी हो दुनिया में, तो उसकी इनकम जो होगी टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। अगर उसको रेंट आउट करने के बाद जो भी इनकम उस आरओआर को होती है वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। और एनआर की कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। ओके, फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 और 24 की। क्या होता है? ये कंप्यूटेशन का सेक्शन हो जाता है। आईएचपी को कंप्यूट कैसे करना है? सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? जीएवी, जीएवी कैसे निकालनी है? रियल इनकम और नॉशनल इनकम विच एवर इज हायर। अब रियल इनकम क्या होती है और नॉशनल इनकम क्या होती है वो देखते हैं। तो ये बन जाता है इसका फॉर्मेट, इस टाइप से आपको ये फॉर्मेट बनाना है जिसमें जीएवी आपको निकालनी है। वो अपन अभी देखेंगे कैसे निकलती है। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो अपने पास बच के आ जाएगी एनएवी। एनएवी में डिडक्शन जो मैंने पहले बताया था सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलती हैं। ये डिडक्शन देने के बाद जो भी अमाउंट होता है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अब जीएवी कैसे निकालनी है? सिंपल, म्यूनिसिपल रेंट जो भी आपने पे किया है वो म्यूनिसिपल रेंट, मतलब ओनर ने जो भी म्यूनिसिपल रेंट पे किया है पिछले ईयर में उसकी वैल्यू। फेयर रेंट यानी जो रेंट उस प्रॉपर्टी को मिल सकता था, यानी मान लो 10,000 रुपये आपने रेंट पे उस बिल्डिंग को दिया हुआ है, बट फेयर रेंट जो कह रहे हैं कि 12,000 मिल सकता था तो ये 12,000 ये हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट डिसाइडेड होता है, और एक्चुअल रेंट जो आपको मिला, यानी इस केस में जो 10,000 था। तो अब इसमें कैसे अपन को जीएवी की वैल्यू पता पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएवी की वैल्यू निकालना। अब सबसे पहले देखो ईआर और एआर विच एवर इज हायर, यानी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अब यहाँ अपन ने देखा कि एक्चुअल रेंट तो अपन को दिख रहा है पर एक्सपेक्टेड रेंट अपन को दिख नहीं रहा है ना। जब अपन को एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिख रहा तो अपन को पता करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है 12 मंथ का हमेशा एमआर और एफआर, यानी म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगा, और सब्जेक्ट टू एसआर यानी स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो और स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो ईआर और एआर, अब जो भी ज़्यादा होगा उसको अपन मान लेंगे जीएवी, और इसी के आगे अपन कंप्यूटेशन करेंगे। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, एनएवी देंगे, फिर ये डिडक्शन लेंगे और आईएचपी की वैल्यू आ जाएगी। अपन टैक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और उसका क्या प्रोसीजर होता है? वाटर, फायर, सीवरेज, गैस एक्सेट्रा का जो भी आपने पेमेंट किया है, पेमेंट बाय ओनर है तो ही इसकी डिडक्शन मिलेगी। जीएवी माइनस एमटी इक्वल्स टू एनएवी तभी निकलेगा। और अगर टेनेंट ने या फिर अपन या तो टेनेंट ने पे किया या अपन ने दिया ही नहीं है तो फिर आप इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। जीएवी माइनस 0 यानी एनएवी इक्वल्स टू जीएवी ही रह जाएगी इस सिनेरियो में, ठीक है। वेकेंट हाउस, खाली रहा साल भर पूरा घर थ्रू आउट द ईयर, तो जीएवी जो हो जाएगी वो नील ही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि खाली रहा है तो फिर किसी ने रेंट भी नहीं दिया होगा, और जब रेंट ही नहीं दिया, जब इनकम ही नहीं हुई तो टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। नो इनकम नो टैक्स। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये जो मकान है ये आपने खुद ने अपने पर्पज़ के लिए, अपने लिए, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जब खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हो तो सोचने वाली बात है, इस केस में भी जीएवी एनएवी जो है या जीएवी जो है वो नील होनी चाहिए। रीज़न भी, जब खुद ही रह रहे हो तो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई इनकम अराइज नहीं हो रही। जब इनकम अराइज नहीं हो रही तो टैक्सेबिलिटी का कोई भी चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो अब सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एनएवी नील आ गई। फॉर ओन रेजिडेंस लेना है, अगर मोर देन 1 हाउस है तो असेसी के पास ऑप्शन है किसी भी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेगा। ओनली इफ, अगर उसने लेट आउट नहीं किया हुआ उस घर को और कोई भी बेनिफिट अराइज नहीं हो रहा। बेनिफिट अराइज होगा तो टैक्स लगेगा, बेनिफिट अराइज नहीं होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है।
फिर देखते हैं, बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की। अनरियलाइज्ड रेंट, ये कौन सा रेंट होता है? तो बेसिकली जिसमें आपने किसी को टेनेंट को रखा हुआ था और टेनेंट ने आपको किसी भी मंथ का पेमेंट नहीं किया रेंट का, तो ये चीज़ मानी जाती है अनरियलाइज्ड रेंट। अब जब रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ है तो क्या आप सोच सकते हैं इस पर टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं। पर कब? जब डिडक्शन फ्रॉम एआर में से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को देखना पड़ता है, फिर टेनेंसी बोनाफाइड करनी पड़ती है कि हाँ भाई टेनेंट जो था वो रहता था पर उसने पैसा नहीं दिया, वेकेंट कर गया, स्टेप्स टेकन टू कंपेल वेकेंसी। ठीक है, जो भी स्टेप्स थे वो ले लिए गए थे ओनर के द्वारा, और जो टेनेंट था वो खाली करके उसी ओनर की किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं रहने लगा है। ठीक है, अब एसएससी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, या फिर सेटिस्फाई कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को कि लीगल प्रोसीडिंग यूजलेस है, और इस चीज़ को असेसिंग ऑफिसर अगर मान जाए तब एआर में से इसको माइनस कर देंगे। यानी एक्चुअल रेंट मान लो 1 लाख रुपए था साल का और 10,000 रुपए अनरियलाइज था, तो इस सिनेरियो में अगर असेसिंग ऑफिसर मान जाता है तो 90K ही आपकी वैल्यू आ जाती है। एआर और एआरआर का ये मतलब हो जाता है। फिर हो जाता है कंपोजिट रेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है पर छोटा सा पार्ट है। आपने सिनेमा हॉल जो था, एक बिल्डिंग थी, ये रेंट पे दिया, पर इसके साथ में एसी और फर्नीचर जो एसेट्स थे वो भी रेंट पे चले गए, तो किस चीज़ को क्या माना जाएगा? सिंपल से टर्म्स में पता करते हैं कि क्या ये पीजीबीपी चला जाएगा, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चला जाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी चला जाएगा, क्योंकि एसी और फर्नीचर तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होते। तो इसमें क्या बताया लॉ ने कि अगर सेपरेबल है, यानी अलग अलग से इन तीनों चीज़ों का रेंट डिसाइड हो सकता था, तो बिल्डिंग के ऊपर आईएचपी और एसेट्स के ऊपर अदर सोर्सेज। और अगर इनसेपरेबल है कि यार ठीक है 10,000 रुपये महीना में सिनेमा हॉल का रेंट डिसाइड किया और उसको रेंट पे दे दिया, अब उसमें एसी भी था, सीट्स मतलब फर्नीचर भी लगा हुआ था, स्क्रीन भी थी बड़ी, तो इन सब चीज़ों को अदर सोर्सेज में ले जाएंगे, चाहे से सेपरेटली भी फिक्स किया हो। बिना स्क्रीन के सिनेमा हॉल रेंट पे दिया ही नहीं जा सकता, बिना फर्नीचर के सिनेमा हॉल रेंट पे दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक सामने निकल के आता है पीएलओ पीएसओ, मतलब पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इसमें क्या होता है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए और सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी जो बोलते हैं पार्ट पोर्शन लेट आउट है और पार्ट पोर्शन 23 सबसेक्शन 2 यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब क्या करना है? तो जो लेट आउट है यानी यहाँ पे इनकम अराइज हुई है भाई, ठीक है, जो लेट आउट है जिसमें इनकम अराइज हुई है, उस सिनेरियो में क्या करेंगे? ईआर और एआरआर विच एवर इज हायर और सब्जेक्ट टू एसआर। ये अपन को सीधे सीधे तरीके से देख लेना है कि भाई स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईआर जो अपन बोलते हैं, ईआर किसको बोलते हैं? एमआर और एआर। एमआर क्या होता है? म्यूनिसिपल रेंट। एआर नहीं, एफआर। एमआर और एफआर, एमआर हो जाता है म्यूनिसिपल रेंट, एफआर हो जाता है फेयर रेंट। ठीक है, और एआरआर हो जाता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो इन सिनेरियो में से जो भी हायर होगा उसको अपन अपना जीएवी मान के नॉर्मल कंप्यूटेशन कर देंगे लेट आउट वाले पोर्शन की, पार्टली लेट आउट वाले पोर्शन की। ठीक है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सिंपल है, जीएवी निल हो जाएगी, एनएवी निल हो जाएगी। पर ये कह रहा है दूसरा पार्ट पीरियड लेट आउट, यानी 1 साल के अंदर 8 महीने तक तो वो बिल्डिंग लेट आउट पे थी पर 4 महीने खुद ने यूज करी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली तो हर सिनेरियो में सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसमें हमेशा एनएवी निल हो जाएगी। और जब लेट आउट किया है सेम तरीके से जितने महीनों के लिए, अब जब अपन 12 महीने का देखते हैं, ईआर के लिए हमेशा 12 महीने के लिए देखना है आपको। ठीक है, तो ईआर की वैल्यू 12 महीने की, एआरआर जो है वो 8 महीने का, जितने महीने तक भी लेट आउट रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं डीम टू बी लेट आउट, यानी मान लिया जाएगा वो बिल्डिंग लेट आउट है। कब? याद होगा जब मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा बिल्डिंग है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ एक पे ले सकता है, यानी दूसरी बिल्डिंग का क्या? दूसरी बिल्डिंग को मान लिया जाएगा कि ये लेट आउट है। ठीक है, और ये सिनेरियो भी तभी अराइज होता है जब ओनली इफ मोर देन 1 हाउस। ठीक है, तब क्या करना है? एक हाउस जो भी एसएससी की पसंद का है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा एंड अदर विल बी डीम टू बी लेट आउट, अगले को लेट आउट मान लिया जाएगा। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, क्वेश्चंस जो आईसीआई पुट करता है वो मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट के करता है कि यार एसएससी के 2 घर थे, तो आपको पहले पता करना होता है जिस घर पे टैक्सेबिलिटी सबसे कम आ रही है उसको एक्स मान के उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, उसको लेट आउट करना है अपन को, और दूसरे वाले घर पे जिस पे टैक्सेबिलिटी कम आ रही है उसको लेट आउट बता देंगे, जिस पे टैक्सेबिलिटी ज़्यादा आ रही है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बता देंगे, जिस पे टैक्सेबिलिटी ज़्यादा आ रही है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बताने से क्या होगा? आपकी लायबिलिटी बहुत कम आएगी। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर का, सेक्शन नंबर 24, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, और इससे क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है। अब डिडक्शन बोलते हैं, डिडक्शन अलाउड ऑन इंटरेस्ट वेदर पेड और नॉट, चाहे से आपने इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो आप डिडक्शन ले सकते हो। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 और 2 लाख, और लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है, चाहे से 4 लाख का आपके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा हो आप पूरा यूज़ कर सकते हो। अभी 2 लाख की कब कब आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बन जाती है इस टॉपिक में पूरी, कि 2 लाख की डिडक्शन कब ले सकते हो? 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लोन जो है 1999 के बाद लिया हो, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया हो,
और कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया हो, ठीक है।